Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 1 Electric Charges in Fields or Electrostatics A, Part 11 Solved Examples for JEE और एंट्रेंस एग्जाम्स। तो देखो, फिज़िक्स के अंदर जब तक आप खुद अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं लेक्चर देखकर या फिर बुक पढ़कर वो उतने यूज़फुल नहीं रहेंगे, क्योंकि जो हम कॉन्सेप्ट्स सीखते हैं, जो लेक्चर वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं या जो आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है वो हमें रीइंफोर्स करना है। ठीक है, और वो रीइंफोर्स कैसे होगा? जब हम उस कॉन्सेप्ट को बार बार किसी प्रॉब्लम में यूज़ करें, तभी उसकी हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है और उसका हम बेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें दिखेगा कि हाँ, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है ये यूज़ करने की, इस सिचुएशन में हमें ये यूज़ करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना फिज़िक्स के अंदर और मैथ्स के अंदर जैसे ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपसे अपील करूँगा कि आप जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंट्रेंस लेवल के एग्ज़ाम्स की, जैसे जेईई है, नीट है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं जेईई के क्वेश्चंस लूँगा प्रीवियस ईयर्स के और कुछ खुद से बनाए जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं, सिंपल सा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक चार्ज है -5 माइक्रो कूलम और ये फिक्स्ड है। ठीक है, ओरिजिन पर ये फिक्स्ड है और हम क्या करते हैं कि 10 मिलीमीटर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन ला के रख देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रखने पर इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज है। तो जो रिपल्शन होगा इसकी वजह से इधर मूव करेगा। ठीक है, तो अगर ये मूव करेगा मतलब इसमें कुछ एक वेलोसिटी होगी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी निकालो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये मूव कर सकता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो जेईई में एकदम एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन आए इसके चांसेस कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें मास चाहिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हमें इस पर चार्ज चाहिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और हमें जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्यू ई बोल देते हैं या फिर डायरेक्ट ई बोल देते हैं, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, नहीं तो इधर माइनस लगाना पड़ता। तो देखो, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सपोज कुछ टाइम बाद, ठीक है, ये जो चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन ये इधर पहुंच गया। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, यहाँ से टोटल डिस्टेंस x पर। ओके, तो देखो हम क्या केस बना रहे हैं कि जो हमारा चार्ज है इधर -5 माइक्रो कूलम, उससे हमारा इलेक्ट्रॉन है x डिस्टेंस पे किसी भी टाइम पर। ठीक है, तो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लग रहा है ना, अभी भी हर टाइम ही लगेगा। तो ये होगा k/q डिवाइड बाय r²। ये फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पे। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या आएगा हमारा? k कितना होता है? 9 इंटू 10⁹, ये बड़ा क्यू मतलब ये। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो सीधा मैग्नीट्यूड लेते हैं। 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय x²। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अभी x है। तो ये सब सॉल्व करके कितना आएगा हमारा? चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकालते हैं, एक बार में सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स। तो ये हमारा आएगा, ये मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, तो 7.9 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाई x²।
ठीक है, तो यहाँ तक तो ये करना आसान है ऑब्वियसली। तो देखो हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है एक्स की फॉर्म में, 15 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एक्स हम यहाँ मीटर में ले रहे हैं और बाकी सब चार्जेस भी एसआई यूनिट्स में, तो एक्सेलरेशन भी हमारा किसमें आएगा, एसआई यूनिट्स में, जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है डी बाई डी टी, है ना, और ये है हमारा जो भी ये वैल्यू है इंटू 10⁻15 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। आई होप आपने ये 11th क्लास में किया होगा। अगर हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए तो हम एक्सेलरेशन से कैसे निकालते हैं, हमें डी टी हटाना है। तो अगर मैं यहाँ पर ऊपर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ और क्योंकि ये हमें बैलेंस आउट करना है, डिवाइड भी मैं डी एक्स से कर दूँ, तो ये चीज़ क्या बचेगी हमारी, ये क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगा हमारा, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ v डी वी, ये v बन गया डी एक्स बाई डी टी, ये डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 7.9 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, बस अब क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसे इधर ले जाओ, ये हो गया आपका v डी वी और ये हो जाएगा आपका 7.9 इंटू 10⁻15 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हमें इंटीग्रेट कर देना है बस। अब ये एक डेफिनेट इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो देखो जब x हमारा, जब मैंने यहाँ पर इसको ला के रखा, जब ला के रखा तो इसकी वेलोसिटी थी 0, मैंने जस्ट ला के रखा है, ठीक है। तो जब x हमारा 10 मिलीमीटर था तो हमारी वेलोसिटी थी 0। तो यहाँ पर हम लोअर लिमिट्स क्या डाल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 0 थी वेलोसिटी कब, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर को मीटर में लिख देते हैं डायरेक्ट, ओके। फिर किसी भी x पर वेलोसिटी मान लो v हो जाती है। अब इसे सॉल्व कर लो, v डी वी क्या होता है, v स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके v तक जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, तो 7.9 इंटू 10⁻15 बाहर ले लिया और ये बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है, -1 बाई एक्स, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर -1 बाई एक्स, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, ये हो जाएगा 0.01 और ये हो जाएगा आपका x। तो ये आपका आएगा, अगर हम ये लिमिट डाल दें, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ये आ जाएगा आपका 7.9 इंटू 10⁻15, ये आएगा आपका 1 डिवाइड बाई 0.01 माइनस 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 हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स, ओके। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करके आपका वेलोसिटी आएगी 15 इंटू 10⁻15 और ये ब्रैकेट में 100 माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। यहाँ पर x मीटर में, तो आपकी वेलोसिटी ये आ गई, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन था जो जेई 2009 में पूछा गया था। इसमें है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कोलम फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू अ चार्ज माइनस क्यू इज मूविंग इट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन है द एंगुलर मोमेंट ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कंजर्व्ड, सेकेंड है द लीनियर मोमेंट ऑफ द चार्ज क्यू इज कंजर्व्ड, थर्ड है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज क्यू इज कंजर्व्ड और फोर्थ है द लीनियर स्पीड ऑफ द चार्ज क्यू इज कंजर्व्ड। तो इसको वन बाय वन एनालाइज करते हैं हर स्टेटमेंट को। तो देखो पहले ये देखते हैं मोशन कैसे हो रहा है। तो देखो ऐसा एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है और एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और माइनस क्यू उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली सेम वैसा मोशन है जैसा सन के अराउंड प्लैनेट्स का होता है, जिसे हम सेंट्रल फोर्स मोशंस भी बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल फोर्स मोशंस की जो ऑर्बिट बनती है वो एलिप्टिकल बनती है। तो देखो जो इस पे जो फोर्स लगेगा माइनस क्यू चार्ज पे, वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इन दोनों की जो अगर हम ज्वाइन करें लाइन आएगी उसी डायरेक्शन में लगेगा। ये लगेगा सपोज एफ बोल देते हैं, ठीक है।
और जब ये चार्ज चल के इधर आ जाएगा, मान लो ये इधर आ गया, ठीक है, अभी भी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, सेंटर की तरफ, इस डायरेक्शन में। अगर ये इधर पहुंच जाता है तो इधर लगेगा, ठीक है। तो हर बार जो माइनस क्यू पे फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ। ओके, तो ये बताओ अगर इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे इसी की लाइन के अलोंग, इसी की डायरेक्शन में, तो इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। यहाँ पर आर और एफ में कोई डिस्टेंस है, मतलब कुछ नहीं है, आर जीरो है, तो टॉर्क हमारा क्या आ गया, जीरो। और अगर टॉर्क जीरो है तो आप शायद जानते होंगे 11th क्लास से कि अगर टॉर्क जीरो होता है तो उस सिस्टम पे या उस बॉडी पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सेकेंड है द लीनियर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कंजर्व्ड। अब लीनियर मोमेंटम किसी चीज़ का कंजर्व कब होगा, जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, सेम हो। यहाँ पर क्या माइनस क्यू की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड को गोली मारो, इसकी डायरेक्शन देखो, देखो डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे है, सपोज ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे माइनस क्यू की वेलोसिटी इस तरफ होगी टेंजेंशियल, इस पॉइंट पे ऐसे होगी टेंजेंशियल, यहाँ पे ऐसे होगी, है ना। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ऑब्वियसली। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत। थर्ड ऑप्शन, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कंजर्व्ड। ओके, देखो यहाँ पर लोग क्या गलती कर सकते हैं, देखा पहला ऑप्शन सही है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो सीधा यहाँ टिक मार दिया कि ये करेक्ट है। देखो ये करेक्ट क्यों नहीं है, जो हमारा जो एंगुलर मोमेंट होता है एल होता है, वो होता है आई इंटू ओमेगा, ठीक है। और क्योंकि एल कांस्टेंट है तो हमारा इंट्यूशन ये आएगा ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। वो तब होता अगर हमारा आई कांस्टेंट होता तो, है ना, क्योंकि जनरली आई कांस्टेंट होता है। हम ऐसे मोशन करते हैं कि कहीं पर हिंज्ड बॉडी है, जैसे ये रॉड है, ये घूम रही है, तो आई कांस्टेंट ही होगा ऑब्वियसली, कितना ही घुमा लो। लेकिन यहाँ पर हमारा आई कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो सेंटर से ये डिस्टेंस जो ये चेंज हो रहा है, अगर ये मैं इसे R2 बोलूँ और इसे R1 बोलूँ, तो यहाँ पर जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आएगा, mR1 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, mR2 स्क्वायर, है ना। तो आई चेंज हो रहा है, तो क्योंकि आई चेंज हो रहा है तो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अगर मैं 1 और 2 के लिए लगाऊं तो हम कैसे लिखेंगे, L इज इक्वल्स टू I1 ओमेगा 1 और L इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। ओमेगा 2 ओमेगा 1 बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड, द लीनियर स्पीड ऑफ द चार्ज, मैंने 2 बार ऑफ लिख दिया, ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कंजर्व्ड। अच्छा देखो लीनियर स्पीड, ठीक है, क्या लीनियर स्पीड कंजर्व्ड है, देखो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स से करते हैं। देखो यहां पर ये घूम रहा है ना, इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू आएगा हमारा K बड़ा Q स्मॉल Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये R, ठीक है। तो अब हमारा ये R चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय R, और ये बराबर होगा, कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो देखो जो ये स्पीड है v, ये हमारी क्या आएगी, k q अपॉन rm का स्क्वायर रूट। तो ये वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, ठीक है, और डिस्टेंस हमारा सेंटर से चेंज हो रहा है बार बार, तो लीनियर स्पीड भी हमारी क्या नहीं होगी, कंजर्व नहीं होगी। तो बस ऑप्शन ए करेक्ट है, बस ये, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको हार्डली 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, फटाफट फटाफट हो जाएगा, माइंड के अंदर ही कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये JEE 2010 का क्वेश्चन है, JEE 2010। इसमें है कि ये कोई ऑयल की ड्रॉप है, ठीक है, इस पे है चार्ज Q। हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिवाइस से इसे प्रोवाइड करा रखी है इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ E, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है नीचे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, तो क्या देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की
इन्फ्लुएंस में ये जो ड्रॉपलेट थी ये हवा के अंदर एकदम तैर रही है, एक तरीके से सस्पेंडेड है, ठीक है, रुकी हुई है। और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हटाई, ये जो चार्ज था ये देन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरने लगा, टर्मिनल वेलोसिटी v टर्मिनल, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस पे चार्ज क्या आएगा इफ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, हमें g पता है, और टर्मिनल वेलोसिटी आपको पता होगा कैसे आती है, जब उस पर ड्रैग फोर्स लगता है। तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको g दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 81 डिवाइड बाई 7 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर। टर्मिनल वेलोसिटी आपको दे रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड, और आपको ये प्रॉपर्टीज भी दे रखी है। डेंसिटी कितनी है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये है आपका विस्कोसिटी ऑफ ऑयल जो ये मटेरियल था, ठीक है, और ऑब्वियसली ये प्लस चार्ज है, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर ये हवा में सस्पेंडेड क्यों है, क्योंकि जो ग्रेविटी जो इस पर फोर्स लगा रही थी ऑब्वियसली वो बराबर होगी इलेक्ट्रिक फोर्स के, तभी वो हवा में सस्पेंड करेगी, है ना। तो हमारी यहाँ से कंडीशन क्या आ गई, QE इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। पहले यहाँ पर हमें बोला है कि टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, आपको स्टोक्स लॉ अगर याद होगा, ठीक है। अगर टर्मिनल वेलोसिटी से, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है किसी ऑब्जेक्ट पे, जब उस पर ड्रैग फोर्स बराबर हो जाए उसके नीचे जो फोर्स लग रहा है, मतलब नेट फोर्स से, ठीक है। तो ऊपर लगेगा ड्रैग फोर्स F ड्रैग और नीचे लगेगा आपका mg। तो यहां से आपका क्या आ गया, mg इज इक्वल्स टू F ड्रैग, और ये होता है 6 पाई ईटा विस्कोसिटी इनटू जो रेडियस है इस ड्रॉपलेट का, ठीक है, इसका जो रेडियस है r इंटू v टर्मिनल, ठीक है। स्टोक्स लो, यहाँ स्टोक्स लो लगा दो। तो देखो यहाँ पर ना प्रॉब्लम क्या है, इस r की, ये रेडियस की, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, ओके। और ऑब्वियसली ये मास भी नहीं दे रखा हमें, लेकिन मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं 4 बाई मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लगाकर। तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, यही वाला r इंटू डेंसिटी और इंटू g, ठीक है। तो हमें ये दो चीज़ें यूज़ करके, हमें r नहीं पता, हमें m नहीं पता, ठीक है, और हमें q निकालना है, ईजी है, निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से r निकालेंगे। r क्या होगा हमारा, अब ये mg की जगह मैं q ही रख सकता हूँ, तो इधर q ही रख दो, डिवाइड बाय ये सब नीचे चला गया 6 पाई ईटा vt, ये हो गया हमारा r रेडियस, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो हमारा रेडियस है उसको हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन 1 में, जो हमें मास निकालना है। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इंटू जी इज इक्वल्स टू क्यू ई आ रहा है ना, पहली इक्वेशन लिखी हमने। और हम यहाँ r की वैल्यू ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई क्यू ई 6 पाई ईटा r वी टी इसकी पावर 3 रो इंटू जी इज इक्वल्स टू क्यू ई। इन सबको रीअरेंज कर दो, ठीक है। ये q इधर से कट जाएगा, q स्क्वायर कुछ आएगा, आपका नेट q सब कुछ रीअरेंज करने के बाद आएगा 3 इंटू 6 पाई ईटा वी टी का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई ई स्क्वायर रो जी। तो देखो हमें यहाँ पर ईटा पता है, वी टी पता है, ई पता है, रो पता है, जी पता है, वैल्यू डाल दो आपका क्यू आ जाएगा, और ये क्यू आएगा लगभग 8.0 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इसमें बस कुछ नहीं था, आपको स्टोक्स लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, बाद में तो सारी बस कैलकुलेशन है, ठीक है। एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या था, तो देखो ये क्वेश्चन था जो 2003 जेई की जो स्क्रीनिंग एग्जाम थी उसमें था। इसमें क्या है कि एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल प्लस क्यू, ठीक है, इस पॉइंट पे जो कि सेंटर से थोड़ा दूर है, सेंटर पे नहीं है, हर फिगर के अंदर, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। तो यहाँ पर थोड़ा सेंटर से दूर है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को,
और ये जो है ये है एक मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। तो एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो इनसाइड उसके कैविटी है, ठीक है, ये एक स्फेरिकल शेल है, ओके, बीच में खाली है और ये पूरा फिल्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है। अब देख के बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए सही है, कौन सी गलत है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, ओके, मैंने पिछले लेक्चर में शायद बात की थी क्यों जीरो होती है, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंडक्टर के अंदर जीरो है तो ये कहाँ से आ गया फिर, ये, ठीक है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ए गलत हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है तो अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, तो ए और डी तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। सेकंड है कंडक्टर के लिए, चलो मैंने शायद वो बात आपको बताई नहीं कि अगर कोई कंडक्टर है ना, अगर कोई कंडक्टर है तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। ये मैंने परपेंडिकुलर नहीं बनाया, परपेंडिकुलर होंगी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, हम नहीं कंसिडर कर रहे कि कोई चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अगर सपोज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो वेक्टर है, अगर ये नॉर्मल ना होता, अगर ये नॉर्मल ना होता तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ टेंजेंट की डायरेक्शन में आता, ठीक है, मतलब सरफेस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आता अगर नॉर्मल नहीं होती तो। और अगर सरफेस के अलोंग कोई वेक्टर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका मतलब क्या होगा, मेटल्स के अंदर आपको हमको पता है कि फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो वो मूव करेंगे, और वो मूव करेंगे तो पहली चीज़ तो हमारी वो चली जाती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रहा, अब डायनामिक्स हो गया, चार्ज मूव करने लग गया। सेकंड, अल्टीमेटली क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट, कि उसकी उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बने वो उसे जीरो कर दे, उस टेंजेंशियल कंपोनेंट को, है ना। मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कॉन्स्पिरेसी बनाएंगे और वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिसमें उन पर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे ताकि उन पे अब कोई फोर्स ना लगे, बैलेंस आउट हो जाए इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो कंडक्टर्स के अंदर, कंडक्टर्स के सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी या आएगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। तो देखो यहाँ पर बी और सी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हमने जीरो दिखाई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो मतलब ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब देखो बात क्या आ रही है, ये सेंटर से थोड़ा दूर है तो यहां से अगर स्ट्रेट लाइन जाएंगी तो इसके परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस के, अगर सेंटर से निकलती तो परपेंडिकुलर होती, मतलब हमारा जो परपेंडिकुलर आएगा इस सरफेस पे वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में आएगा, इधर सेंटर पे आएगा। तो क्लियरली ये जो लाइंस हैं ये नॉर्मल नहीं है, तो हमारा बी भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा सही है, सी ऑप्शन। इसलिए इसके अंदर ऐसे कर्व, इस तरीके से कर्व्ड लाइंस बनेंगी कि वो सरफेस पे परपेंडिकुलर आ जाए, ठीक है। तो सी ऑप्शन, ओके। तो दो चीजें याद रखना, कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, सेकंड कंडक्टर के सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्मल रहेंगी हमेशा। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जेईई 2010 का है, 2010, ठीक है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि हमें दो चार्जेस दे रखे हैं और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बना के दी हुई है, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है लेकिन इस ड्राइंग के अंदर यहाँ पर लाइंस थोड़ी खुली हुई हैं और यहाँ पर लाइंस थोड़ी पास पास हैं, ओके। तो हमसे चार ऑप्शन जो हैं जो पूछे गए वो हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा है, सेकेंड है Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से कम है, फिर थर्ड ऑप्शन है कि एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट एट Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, मतलब Q1 से अगर हम किसी डिस्टेंस पर जाएं, कोई डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, Q1 के लेफ्ट में। और फोर्थ ऑप्शन है कि Q2 के राइट में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो पहले बात करते हैं अपन मैग्नीट्यूड की, किसका कौन सा चार्ज बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज। तो देखो Q1 के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो पास पास में है ना,
मतलब दे आर बंच टुगेदर, बहुत पास पास में है, और Q2 पर ये स्पेस्ड आउट है, खुली हुई है। तो हमने जैसे बात की थी इस वीडियो के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हम फील्ड लाइन से कैसे पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कैसी है। तो यहाँ पर देखो फील्ड लाइंस बहुत पास पास में है, ठीक है, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है E2 से, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q की वजह से KQ/R², मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, है ना, चार्ज के मैग्नीट्यूड से। तो अगर E1 ज़्यादा है तो इसका मतलब Q1 ज़्यादा है। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा है, ये बात तो हो गई। ओके, इसी वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि अगर चार्ज से अवे जा रही है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन अगर ऐसी है अवे, तो इसका मतलब ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव, Q1 है पॉजिटिव, और Q2 की तरफ आ रही है मतलब ये है नेगेटिव। तो Q2 नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है। अब देखो इन ऑप्शन की बात करते हैं। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट एट Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अगर हम लेफ्ट में कोई भी पॉइंट पे जाएं, सपोज ये पॉइंट है, तो देखो इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस चार्ज की वजह से क्योंकि नेगेटिव है फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट Q1 के पास है और Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा हमारा ये बड़ा होगा कंपेयर टू दिस, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बड़ी होगी कंपेयर टू दिस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसा है ही नहीं जो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो हमारा सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन देखो, अगर मैं राइट में जाऊँ, कोई भी पॉइंट लेता हूँ सपोज ये, तो राइट में जो भी पॉइंट होगा वो Q2 से पास में है ना। तो देखो Q2 की वजह से इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। और इसकी वजह से जो ये पॉजिटिव चार्ज है अब वे आएगी, लेकिन Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से कम है और ये डिस्टेंस कम है, तो मतलब यहाँ पर कोई एक पॉइंट आ सकता है जहाँ पर ये दोनों बराबर हो, है ना। मतलब Q2/R², ये R2 बोल देते हैं, हो सकता है कि बराबर हो Q1/R1² से, क्योंकि R2 छोटा है ना, और Q2 भी छोटा है। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो देखो ये 2013 का क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडिया r and 2r हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज ρ1 and ρ2 रेस्पेक्टिवली टच ईच अदर, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर along the line joining the center of the sphere is 0. The ratio ρ1/ρ2 can be। तो देखो क्या फिगर बनेगी, हमारे पास दो स्फीयर हैं, टच कर रहे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, और छोटे वाले से 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है, तो हमें ρ1/ρ2 निकालना है, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई, हमने जैसे गॉस लॉ से किया था कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर है और उसके सेंटर से अगर हमें r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो आती है KQ/R²। क्यों, यहाँ पर पूरे स्फीयर का टोटल चार्ज होता है, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। इस वाले की वजह से हम बोल देते हैं इधर E1 आएगी, और इस वाले की वजह से बोल देते हैं E2 आएगी। तो देखो E1 क्या आएगा हमारा, E1 आएगा K, Q कितना आएगा, Q आएगा ρ1 इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस, तो ρ इंटू 4/3πr3, है ना, ये आएगा E1, और ये डिवाइड बाई कितना दूर है 2r, तो 2r का होल स्क्वायर। तो हमारा E1 क्या आएगा यहाँ से, K ρ1, सॉरी ये ρ1 था, 4/3 को नीचे ले आते हैं, पाई, और ये r3 यहाँ से r4 से कट जाएगा, तो ये आएगा इंटू 4 इंटू r, ठीक है। ये आ गया हमारा E1। अब निकालते हैं हम E2 इसकी बड़े वाले की वजह से, ठीक है। तो ये आएगा KQ2 डिवाइड बाय R2², है ना। K को एज इट इज रखते हैं, Q2 कितना होगा, ρ2 इंटू इसका वॉल्यूम 4/3π
2r का क्यूब, तो 2r क्यूब डिवाइडेड बाय R2 कितना है यहाँ से, अच्छा ये 2r है, ये r और ये 2r, कितना हो गया 5r हो गया ना, तो 5r का स्क्वायर होता है, स्क्वायर। तो हमारा E2 क्या आएगा, k रो टू 4 पाई इंटू ये 8 आएगा डिवाइडेड बाय 3 इंटू 25r। ठीक है। अब यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब E1 प्लस E2 कितना है हमारा, जीरो। तो E1 प्लस E2 जीरो रखते हैं। E1 था हमारा k रो 1 4 पाई, k रो 1 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 12r, 12r प्लस E2 कितना आएगा हमारा, k रो 2 4 पाई इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 25r। ठीक है, और ये है ज़ीरो। तो यहाँ से जो कॉमन चीज़ें उसे बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो k इंटू 4 पाई ये बाहर ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 3r नीचे से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर कितना, ये कितना बचेगा, रो 1 डिवाइडेड बाय ये आएगा हमारा 4 प्लस रो 2 ये आएगा 8, रो 2 इंटू 8 और ये आएगा आपका 3 कॉमन हो गया, ये 25। ठीक है, अब हम इसका मतलब ये क्या है, ये ज़ीरो के बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं रो 1 बाई 4 इज इक्वल्स टू रो 2 इंटू 8 डिवाइड बाई 25। तो हमारा रो 1, अच्छा ये माइनस आएगा ना, तो रो 1 बाय रो 2 कितना आ गया हमारा, -32 डिवाइड बाय 25। तो हमारा क्या आंसर आया, रो 1 बाय रो 2 -32 बाई 25, बी ऑप्शन। अब यहाँ पर एक गलती आप क्या कर सकते हो कि मैंने ये फिगर बना दी, लेकिन ये अकेली फिगर नहीं है। 2r, यहाँ से 2r डिस्टेंस यहाँ भी तो लाई कर सकता है बीच में, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ सकती है, आ सकती है। अभी यहाँ पर क्या था कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो आ सकती है। अगर यहाँ मैं रखूँ और दोनों पॉजिटिव हो, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, तो यहाँ भी तो जीरो हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इसके अंदर लोग गलती कर सकते हैं। तो देखो अब हम इस केस के लिए करते हैं कि अगर 2r इस तरफ हो, लेफ्ट में हो, तो रो 1 से, तो क्या होगा। तो हमारा सेकंड केस क्या है कि इस सेंटर से 2r डिस्टेंस, मतलब अगर यहाँ बीच में लूँ, ठीक है, अभी भी ये 2r ही है ना, अगर मैं यहाँ पॉइंट लूँ तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ सकती है, अगर ये दोनों पॉजिटिव रो हो तो। ठीक है, तो ये केस सॉल्व करते हैं, तब क्या रेशियो आएगा। तो देखो हमें इस पॉइंट पे पहले इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी रो 2 की वजह से, और फिर हमें रो 1 की वजह से निकालनी पड़ेगी, और वो दोनों बराबर होनी चाहिए। रो 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसे बोल देते हैं E2, और रो 1 की वजह से आएगी उसे बोल देते हैं हम E1। तो पहले हम रो 2 की वजह से निकालते हैं E2। ठीक है, तो देखो ये मैंने कराया नहीं था, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल गॉस लॉ लगा हो जाएगा। देखो अगर हमारे पास कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर इसमें चार्ज है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा स्फीयर है और हमें बोला जाए कि भाई इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, बताओ निकाल कर, जो कि r डिस्टेंस पे है और ये हमारा r है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे। अगर हमें इसका बोल रखा है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी रो है, तो देखो यहाँ पर हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, सिमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसी को सेंटर को रखते हुए अगर मैं एक यहाँ पर एक स्फीयर बनाऊँ ऐसा, तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम आएगी, है ना, सिमेट्री है, और जो एरिया वेक्टर है वो भी नॉर्मल है। तो ये हमारा एक परफेक्ट गॉसियन सरफेस बन गया। तो इसकी वजह से अब देखो हम यहाँ पर गॉस लॉ लगा सकते हैं। हमारा गॉस लॉ क्या बोलता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
अब हमारे गॉसियन सरफेस की वजह से इसे हम ऐसे लिख सकते हैं E इंटू 4πr²। ठीक है, ये r है, इसका सरफेस एरिया है ना। और क्यू एनक्लोज कितना होगा, अगर ये रो है तो आएगा आपका 4/3 रो पाई r क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से आप इसको नीचे ले जाओ, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो हमारे इस केस के अंदर तो हमारा यहाँ पर रेडियस है 2r और ये वाला है r, तो ये वाली वैल्यू इधर डाल दो, तो हमारा E2 क्या आएगा, E2 आएगा हमारा रो 2 इंटू r डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया हमारा E2। अब इसकी वजह से हमें इधर निकालना है, उसे हम बोल देते हैं E1। तो इसकी वजह से तो सिंपल जो हमने पहले किया था वैसे ही कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला। इसकी वजह से क्या आएगा, मतलब अगर कोई एक नॉन कंडक्टिंग एक स्फीयर है और हमें किसी डिस्टेंस r पे निकालनी है सेंटर से, तो वो डायरेक्ट क्या होता है, k इस पे टोटल चार्ज जो है वो q इंटू और डिवाइड बाय r², kq/r²। ठीक है, तो हमारा E1 क्या आएगा, k रो 1 इंटू 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाय 2r है ना, तो ये आ जाएगा 4r²। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, k की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख दो, 4 से ये 4 कैंसिल, और ये r² से ये r³ हट गया, यहाँ पर r1 बचेगा, तो ये आएगा हमारा रो 1 इंटू r डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 12 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो अगर ये दोनों अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, है ना, तभी तो यहाँ पर जीरो हो सकता है। एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आए, एक की वजह से ऐसे आए, तो हमारे रो 1 और रो 2 पॉजिटिव और दोनों बराबर हैं, तो हम इनको बराबर कर देते हैं। E2 इक्वल्स टू E1, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो रो 1 बाय रो 2 क्या आएगा आपका, 12/3 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक और केस बन सकता है, ये 4 वाला। तो हमारे 2 आंसर आएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 2015 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमें 2 इनफाइनाइट वायर्स दे रखी हैं प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी के साथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस लैम्डा। ठीक है, और दोनों के बीच में एक बार चार्ज रखा प्लस क्यू और एक बार रखा माइनस क्यू। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दोनों को एक स्मॉल नज, एक हल्का सा डिस्प्लेस करके उसे छोड़ दिया दोनों के लिए। ठीक है, स्मॉल एकदम जरा सा डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया। ऑप्शंस क्या क्या है कि बोथ Q एंड माइनस Q एग्जीक्यूट SHM। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है कि दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन क्या है कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेंगे, दोनों क्या करेंगे, हमने जहां डिस्प्लेसमेंट दी ना वो वहीं पे चलते चले जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है कि बस प्लस क्यू वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और माइनस क्यू वाला हम जहां डिस्प्लेसमेंट देंगे वहीं चलते चला जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है कि माइनस क्यू वाला SHM करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन और प्लस क्यू वाला जहां डिस्प्लेसमेंट देंगे वहां चलता चला जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको एक मतलब देखते ही सॉल्व कर लेंगे एग्जाम के अंदर। देखो, इस प्लस लैम्डा वाली की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा, इधर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ठीक है, हर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से कहाँ आएगा, इधर। अब हमने जब इसको डिस्प्लेसमेंट इधर देके छोड़ा तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो जाएगा तो यहाँ पर इधर लेफ्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगी, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा रहेगा लेफ्ट डायरेक्शन में कंपेयर टू राइट। तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस पोजिशन से वापस मुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ रखकर इसको छोड़ा था विदाउट एनी वेलोसिटी, तो जब छोड़ा तो इस पर इधर फोर्स लगेगा, तो ये जब बीच पोजीशन में आएगा इसमें एक वेलोसिटी आ जाएगी, है ना, एक वेलोसिटी एक्वायर्ड कर लेगा इस एक्सेलरेशन की वजह से। फिर ये क्या करेगा, यहाँ रुकेगा थोड़ी ना, क्योंकि इसके अंदर अब एक मोमेंटम है वेलोसिटी की वजह से, ये आगे जाएगा तो भाई अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स है ना इस डायरेक्शन में लगेगा, तो फिर ये क्या करेगा, फिर वापस पीछे जाएगा अगेन, क्योंकि मोमेंटम है इसमें वेलोसिटी है, ये आगे जाएगा, मतलब ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। ठीक है, माइनस वाला देखो, माइनस वाले को हमने स्मॉल
एक डिस्प्लेसमेंट दी। अब क्या होगा, इस पॉइंट पे जो इसकी वजह से, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, लेकिन इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो इधर वाला फोर्स ज़्यादा है कंपेयर टू ये वाला फोर्स पीछे के वाला, क्योंकि इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी कम है। तो इधर वाला राइट वाला फोर्स ज़्यादा है, हमने राइट में इसको पुश किया था, तो ये यहाँ के टकरा जाएगा इससे, बाद में जो भी होगा, मतलब ये एसएचएम नहीं करेगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा वाला सही है, सी वाला। मैंने इधर लिखा नहीं है कि ये एसएचएम करेगा, ये नहीं करेगा। 8 पे चलते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक रियल लाइफ सिनारियो है। भाई होली का त्यौहार है, होली के टाइम पे आप भी एंजॉय कर रहे हो अपना, लेकिन कुछ है ना बड़े शैतान बच्चे जिनको थप्पड़ पड़ने चाहिए, वो गुब्बारे बड़े मारते हैं, ठीक है। तो सपोज अब ये कोई हग्गू है, इसको हग्गू बोलते हैं। अब ये हग्गू खड़ा है और गुब्बारा लेके खड़ा है, ठीक है, ये आपको गुब्बारे मार रहा है। अब आप क्या करते हो भाई, आपका निशाना इतना अच्छा नहीं है, आपके पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन आपके पास दिमाग है और आपके पास एक मशीन है, ठीक है। ये मशीन क्या करती है, एक तोप टाइप की है, ये भी आप एक बड़ा वाला गुब्बारा, इसके 10 गुना गुब्बारा, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट करेगी। और हमारे पास क्योंकि भाई 10 किलो का गुब्बारा है, ठीक है, मान लो 10 किलो वाला है, तो भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, 10 किलो नहीं 2 किलो ले लो, मर जाएगा यार। तो क्योंकि 2 किलो का गुब्बारा है, तो भाई आपके पास है ना, अब बारूद वगैरह तो है नहीं इतना कि भाई मतलब मिसाइल तो है नहीं, गुब्बारा टाइप ही है। तो आप इसको किस तरह फेंक रहे हो, यहाँ से इसको तो पुश कर दिया वेलोसिटी वी नॉट से, इधर से वी नॉट से फेंक दिया, और यही मशीन जिस डायरेक्शन में ये मतलब जो थीटा है, जिस डायरेक्शन में वी नॉट को फेंका है, उसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी देती है, ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इसको एक पुश मिले। सपोज इस पे चार्ज क्यू है, ठीक है, बॉल पे, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करेंगे और इस तोप को यूज़ करेंगे इस हग्गू को एक बड़ा गुब्बारा मुंह पे मारने के लिए, ठीक है, ताकि किसी को गुब्बारे ना फेंके। आपको ये बताना है कि अगर हमारे पास ये सब पैरामीटर्स हैं, एम पता है हमें, क्यू पता है हमें, वी नॉट पता है, ई पता है, और हमें ये हाइट पता है हग्गू की कितनी हाइट पर है बिल्डिंग पर, ठीक है, तो क्या आप ये सब निकाल के ये पता लगा सकते हो कि हम तोप को बिल्डिंग के बेस से कितना दूर रखें कि इस बंदे के मुंह पे मार दें, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो हमारे पास एम दे रखा है 2 किलो, और हमें चार्ज भी दे रखा है 2 कूलम, जो इस पे चार्ज है Q प्लस 2 कूलम। हमें थीटा दे रखा है 30 डिग्री, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलम, और हमारे पास मास भी आ गया। अब क्या रह गया, Q हाइट, हमें हाइट दे रखी है इसकी, तो हाइट है इस बिल्डिंग की 5 मीटर। भाई आप बोनो की दुनिया में हो, ठीक है, बोने हो। और ये हमें वी नॉट भी पता है, जो ये प्रोजेक्ट करेगा ये है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स निकालना है, फाइंड एक्स। हाँ एक और चीज़, ऑब्वियसली अर्थ पर रह रहे हो तो नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना जी। यहाँ पर हम इसको 10 ले लेते हैं, सिंपल, फॉर सिंप्लिसिटी। तो डेटा 5 मीटर मैंने इसलिए दिया है कि एकदम सिंपल कैलकुलेशन हो, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो देखो आपने अगर प्रोजेक्टाइल मोशन किया है 11th क्लास में, तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है, हम 2 मोशन कंसिडर करेंगे, एक वर्टिकल मोशन ये ऊपर वाला, और एक हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। तो हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन अगर करना है तो इसके अंदर हमें दोनों एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए। तो हमें ax पता होना चाहिए, ax कितना है, और ay पता होना चाहिए, ay कितना है, ठीक है। यहाँ पर e इस डायरेक्शन में रहेगा हमेशा, थीटा की डायरेक्शन में, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगेगा Q इंटू ई, हमेशा कितना, थीटा पर, और QE कितना है हमारा, Q2 है और E 10 है, मतलब 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन हमारा थीटा पर लगेगा, तो ये 20 है और ये है 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं Fx कितना आएगा, 20 cos 30 कितना होता है, 10√3 न्यूटन, और Fy कितना होगा हमारा ऊपर वाला,
ये होगा हमारा 20 sin 30 मतलब 10 न्यूटन। ठीक है, तो हमारी एक्सेलरेशन देखो x वाली क्या आएगी, 10√3 डिवाइड बाय मास, मास कितना था 2, मतलब 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए वाई निकालना है हमको। ठीक है, तो देखो इसकी वजह से ये ऊपर लग रहा है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगी ए वाई वो आएगी हमारी ए डैश वाई बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ए वाई आएगी हमारी 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अब हमारे पास दो एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में, एक तो है ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक हमारा जी लग रहा है नीचे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी नेट एक्सेलरेशन ए वाई कितनी आएगी, वो आएगी हमारी ऊपर +5 नीचे -10 मतलब -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो अब हमारा मोशन कैसे हो रहा है, हमारे पास एक बॉल है जिसको 30 डिग्री पर फेंका, जिसकी स्पीड हमें दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक वर्टिकल एक्सेलरेशन है जो नीचे की तरफ है, वो है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा ए एक्स है 5√3, ए वाई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब ये वेलोसिटी को भी हमें दोनों कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी हम वी नॉट लिख रहे थे, तो वी नॉट एक्स कितना आएगा हमारा 20 cos 30 मतलब 10√3 मीटर पर सेकेंड, और हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल कितनी है 20 sin 30 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है दोनों डायरेक्शन में और दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अब बस एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो पहले हम करेंगे वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई ये प्रोजेक्टाइल 5 मीटर तक पहुंच भी सकता है, मतलब इसकी मैक्सिमम हाइट 5 मीटर तक है भी या नहीं है। तो पहले तो हमें ये चेक करना है। तो देखो मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अगर मैंने किसी चीज़ को ऊपर फेंका तो वो मैक्सिमम हाइट तब अटेन करेगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हम लगाते हैं v² - u² = 2as। ये लगा सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 5, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन वाला। तो हमारा v 0 होगा माइनस u² कितना है v0 y² है ना, = 2 ay कितना है -5, और ये s ये है हमारा h max मैक्सिमम हाइट। तो v0 y हमारा कितना है, इधर देखें तो 10, तो -10 का स्क्वायर 100 हो गया, और ये हो जाएगा -10 h max। तो यहाँ से कितना आया 10, तो मैक्सिमम हाइट हमारी है 10 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट हमारी आई 10 मीटर्स, और हमारा ये हग्गो कितना ऊपर है 5 मीटर है ना, ये h हमारे, हाँ 5 मीटर, और ये हमारा 5 मीटर, मतलब हाँ ये ऊपर जाएगा, और मतलब ये 5 मीटर से ऊपर जा सकता है, तो हम इसको मार सकते हैं। ठीक है, मतलब जान से नहीं मारना, बुरा मारना। तो देखो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि वो 5 मीटर, हमें 5 मीटर पे मारना है ना, तो 5 मीटर कितने टाइम में जा रहा है, हमें वो टाइम निकालना है कि 5 मीटर हमारा बॉल जो हाइट अटेन करेगा, क्योंकि 5 मीटर पे वर्टिकली मोशन देखे तो 5 मीटर कितने टाइम में जाएगा, उसे हम बोल देते हैं t, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अभी भी वर्टिकल मोशन है, sy = uyt + ½ ayt²। sy हमारा 5, uy कितना है v0 y, ये हमारा 10 है ना, तो 10t, और ये एक्सेलरेशन माइनस से माइनस पहले लिख देते हैं, और ए वाई हमारा है 5, -5 है तो माइनस आगे आ गया इंटू t²। तो हमारा क्या आएगा यहाँ से 2.5 t² - 10t + 5 = 0, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, तो हमारा t1 और t2 क्या आएंगे, ये मैंने सॉल्व कर रखा है, तो ये आएंगे आपके 3.414 सेकेंड्स एंड 0.585 सेकेंड्स। अच्छा ये बताओ ये दो वैल्यू क्यों आई? बहुत ही सिंपल है, देखो ये 5 मीटर दो बार अटेंड नहीं करेगा, जब एक बार ये असेंड कर रहा है तो यहाँ पर भी तो कहीं पे 5 मीटर आएगा हाइट, है ना। तो ये जो 5 मीटर वाली हाइट है जो पहले आएगी उसमें कम टाइम लगेगा और बाद में ज़्यादा आएगी, तो हमारा 5 मीटर ही दो बार अटेन कर रहा है, ठीक है। तो हम दोनों टाइम यूज़ करेंगे, ठीक है भाई। एक बार हम पास में रख के सीधा मारेंगे, ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करें, और एक बार दूर से मारेंगे, तो हमारे 2x की वैल्यू आ सकती है, तो हम दोनों टाइम यूज़ करते हैं। तो देखो हमारी पॉसिबल रेंज क्या क्या हो सकती है। अब है हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब x वाला, x यहाँ डायरेक्शन लिखते हैं, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा, x डायरेक्शन। तो देखो हमारे पास v0 x पता है हमें 10√3 मीटर पर सेकेंड, और हमें ax पता है 5√3 मीटर पर सेकेंड, और हमें दो टाइम पता हुआ है, t1 है 3.414 सेकेंड और t2 है 0.585 सेकेंड्स, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ से एक बार टाइम ये यूज़ करेंगे तो एक हम x निकालेंगे, और एक बार ये यूज़ करेंगे तो एक बार x निकालेंगे। तो देखो हम वही काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज़ करते हैं। s क्या होता है, ut प्लस हाफ at², हमें x वाला लेना है तो sx, ये ux। sx कितना है हमारा, तो एक बार t1 के लिए हम x1 निकालते हैं, ये आएगा हमारा ux, मतलब ये 10√3 इंटू 3.414, ये t² है यार, प्लस हाफ इंटू 5√3 और 3.414 का स्क्वायर। तो हमारा x1 क्या आया यहाँ से हमारा x1 आएगा, मैंने ये सॉल्व कर रखा तो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 104.855 मीटर्स, ठीक है। तो भाई इतने मीटर दूर आप बिल्डिंग से उस मशीन को यूज़ करके चलाओगे तो डायरेक्ट हिट करेगा पक्का सर के ऊपर, एकदम माथे पर। और अगर हम 4t2 निकालें, 4t2 कितना था हमारा 0.585 सेकेंड्स, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, x2 इज इक्वल्स टू 5√3 मतलब ut 0.585 प्लस हाफ, सॉरी ये 10√3 था ना, हाँ वेलोसिटी 10√3 थी इधर, 5√3 इंटू 0.585 का स्क्वायर। तो हमारा x2 क्या आ गया, तो हमारा x2 आएगा 11.614 मीटर्स, ठीक है भाई। कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो तो देख लेना, ठीक है। तो हमारे दो x के रेंज क्या है भाई, एक बार हम यहाँ पास में रख के मारेंगे 11 मीटर पे, और एक बार यहाँ, तो हम दोनों मार सकते हैं। तो भाई लेकिन दूर से मारने भलाई है, क्योंकि ये नहीं मार पाएगा ना आपको इतना दूर, तो भाई आप दूर से मारना, ठीक है। कौन इन्वेंट करेगा ये मशीन, कमेंट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये 2004 में पूछा गया था, ठीक है। 2004 का क्वेश्चन है, JEE 2004। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास दो इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, ये इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, ठीक है। तो एक है +σ1, एक है +σ2, और हमको क्या बोला गया है कि भाई एक चार्ज लिया Q जो कि +Q है, और इसको इन दोनों के बीच में जो रीजन है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे a डिस्टेंस मूव कराया गया, ठीक है, स्लोली। तो हमें ये बताना है कि वर्क डन कितना आया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी ने कितना वर्क किया। तो वर्क डन बाय, इधर E लिख देते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सबसे पहले तो इस पॉजिटिव शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी यूनिफॉर्म, और जैसे कि हमने किया था गॉस लॉ से, ये कितना होता है σ/2ε0, तो ये वाली आ गई σ1/2ε0, और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगी, ये भी यूनिफॉर्म होती है,
और ये आती है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें इसी क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो भाई अंदर जो रीजन है, अब देखो ये एक्स पे मतलब देखो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब ये है ना, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती कि हम एक्स पे जाएं तो ये क्या है, सेम रहेगी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी रहेगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर का जो रीजन है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी आएगी, इन दोनों का डिफरेंस। सिंपल, क्योंकि एक्स पे चेंज नहीं कर रहा, एक्स मतलब किसी पॉइंट पे चेंज नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इनफाइनाइट शीट की वजह से जैसे हमने प्रूव किया था, ये एक्स पे डिपेंड नहीं करती, बस ये सिग्मा 1 पे डिपेंड करती है जो कि एक स्केलर है। तो देखो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा 1 ज़्यादा है सिग्मा 2 से, तो डायरेक्शन इस तरफ है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट की तरफ, और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा कितना, सिग्मा 1, डायरेक्शन इधर लिखना है तो इधर वेक्टर लगा देते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, इस डायरेक्शन में। इसे हम पॉजिटिव आई बोल देते हैं, ठीक है, प्लस आई। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डी बोल देते हैं इसको, ये है ऐसे 45 डिग्री पर, तो ये कितना है हमारा, ये है 45 ए। तो ये डिस्प्लेसमेंट को अपन वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट लिख देते हैं। तो एक हो जाएगा ए कॉस 45, ये वाला मतलब आई, प्लस ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ए साइन 45। तो हमारा डी कितना आ गया, कॉस 45 साइन 45 दोनों 1/√2 होते हैं, तो a/√2 आई प्लस जे। ठीक है, सिंपल। ओके, अब हमारे पास देखो वर्क डन क्या होता है किसी भी प्रोसेस का, किसी भी फोर्स के वजह से, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी। तो वर्क डन होता है एफ डॉट डी। हमारा एफ कितना है, क्यू इंटू ई, क्यू हमें दे रखा है, तो हमारा एफ आ जाएगा क्यू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एफ पता लग गया हमें, और ये आई के अंदर है जैसे कि अभी हमने पता लगाया था, और डी हमको पता ही है, डी कितना है, a/√2 आई प्लस जे। तो भाई एफ डॉट डी निकाल लो, एफ डॉट डी कितना आएगा, तो एफ डॉट डी क्या आएगा, क्यू इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब भाई आई के साथ आई का ही होता है डॉट प्रोडक्ट, और जे के साथ 0 हो जाएगा, तो इंटू a√2। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोस। और मोर से याद आया, मैं इसका IIT JEE के क्वेश्चंस का एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी हमने 9 क्वेश्चंस किए ना, अभी 9 क्वेश्चंस और करेंगे, और वो वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। ठीक है, तो दोनों वीडियोस आप देखें, खुद सॉल्व, जैसे मैंने क्वेश्चन रखा तो पहले पॉज करें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, खुद सॉल्व नहीं हो रहा आपसे तो फिर आप रेफर करें सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखें, होपफुली आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोस, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो चेक आउट माई Facebook and Twitter page. Okay, thank you.